Hey guys, welcome back to my channel. Today I'll teach you the remaining topics of Cold War era. ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने इसके पहले के टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो गो एंड वॉच इट फर्स्ट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, देन कम टू दिस वीडियो, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है इस चैप्टर का? एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर क्या था? मैंने आपको बताया था कि दो सुपर पावर्स थे, यूएसए और यूएसएसआर, जिनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। उनने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए थे, अपनी अलायंस बनानी शुरू कर दी थी, स्मॉल कंट्रीज़ को अपनी अपनी ग्रुप्स में लेना शुरू कर दिया था, अपनी अपनी अलायंस में लेना शुरू कर दिया था। ग्रुप्स तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ इनफॉर्मल लैंग्वेज में, बट वैसे उसको अलायंस ही बोलते हैं। ओके, तो हुआ क्या, अब ये एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर में हम उन एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे इन दोनों सुपर पावर्स के अलायंस सिस्टम के बीच में छोटी मोटी वॉर्स और छोटी मोटी कन्फ्रंटेशंस हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में कभी भी कोई न्यूक्लियर वॉर या फिर ग्लोबल वॉर नहीं हुई बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। बट इन दोनों सुपर पावर्स के अलायंस सिस्टम के बीच में कई जगह पर कन्फ्रंटेशंस हुई हैं, छोटी मोटी वॉर्स भी हुई हैं। तो उन्हीं एरियाज़ के बारे में आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एरियाज़ में इन दोनों सुपर पावर्स के अलायंस सिस्टम के बीच में कन्फ्रंटेशंस हुई थी। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अगर क्वेश्चन आता है कि एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर क्या होते हैं एग्जाम में, तो आपको कैसे लिखना है? एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर refers to the areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross certain limits। मतलब कि वो एरियाज जहाँ पर वॉर्स हुई, दोनों सुपर पावर्स के अलायंस सिस्टम के बीच में वॉर्स हुई, या फिर ऐसा लगा कि अब वॉर हो जाएगी, लेकिन उन वॉर्स ने कुछ लिमिट्स क्रॉस नहीं की, मतलब कि कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ, कोई ग्लोबल वॉर नहीं हुआ, वो एरियाज होते हैं एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो आपकी बुक में कुछ एरेनाज भी दिए हैं कोल्ड वॉर के। वैसे आपकी बुक में 3 ही दिए हैं, और भी एरेनाज हैं कोल्ड वॉर के, बहुत सारी प्लेसेस पे छोटी मोटी लड़ाई हुई है, बट बुक में 3 दिए हैं तो आपको 3 ही याद करने, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है टॉपिक हमें। ओके, तो बुक में कौन कौन से 3 एरेनाज दिए हैं? बर्लिन, कॉन्गो एंड कोरिया, और इनकी डेट्स भी दी हैं, वो भी आपको याद करना है कि कब हुए थे, कहाँ कहाँ पे कन्फ्रंटेशंस हुई थी इन दोनों की अलायंस सिस्टम के बीच में, बर्लिन में, कोरिया में और कॉन्गो में। तो इसको आपको लर्न कैसे करना है? KBC, कौन बनेगा करोड़पति, मैंने इसी ट्रिक से याद किया था। K फॉर कोरिया, B फॉर बर्लिन एंड C फॉर कॉन्गो। ओके, तो डेट्स भी याद कर लेना कि कब कब हुई थी, वो भी बुक में दी हैं आपके। और क्राइसिस और डीप हो गए, कई जगह पे दोनों ही सुपर पावर्स अकड़ में आ गई थी कि हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसे। तो क्राइसिस और डीप हो गए थे कई जगह पे, क्योंकि दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थी। और कई एरेनाज में बहुत सारी लाइफ्स का भी लॉस हुआ है, कई एरेनाज में बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं। A great many lives were lost in some of these arenas like कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान। और कई केसेस में ऐसा भी हुआ था कि क्राइसिस और डीप हो गए थे, लड़ाई और बढ़ गई थी, क्योंकि इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था, कम्युनिकेशन गैप हो गया था। मतलब मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी कई जगह पर लड़ाई और डीप हो गई थी इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में। जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में अगर कम्युनिकेशन नहीं ठीक से हो पाता तो हो सकता था कि उस टाइम पे कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाता, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता अच्छे से, और यूएसएसआर अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स और वेपन्स को वहाँ से नहीं हटाता, तो फिर लड़ाई हो ही जाती इन दोनों के बीच में। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो इनके कुछ एरियाज़ में लड़ाइयाँ हुई हैं, कन्फ्रंटेशंस हुई हैं, कई केसेस में जो इन दोनों अलायंस सिस्टम के बाहर की कंट्रीज़ हैं, मतलब कि जो ना तो यूएसए के साइड थी, ना तो यूएसए के अलायंस में थी, ना यूएसएसआर के अलायंस में थी, उनने मीडिएट किया है, मतलब मीडिएटरी रोल प्ले किया है इन दोनों को, मतलब कि शांत कराया है कि भैया कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कराया इन दोनों के बीच में। किन किन ने कराया? एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल दिया है, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक की लीडर थे नैम के। नैम क्या था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी
चैप्टर में एक टॉपिक है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। उसमें वो कंट्रीज़ थी जो ना तो यूएसए की साइड जाना चाहती थी ना यूएसएसआर की साइड जाना चाहती थी, और इंडिया भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में था, मतलब उसका मेंबर था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ कब मीडिएट कराया था? कोरिया में जब लड़ाई हुई थी ना, कोरिया में जब कोरिया में कन्फ्रंटेशंस हुई थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने दोनों सुपर पावर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराया था, मतलब मीडिएट कराया था कि बस करो अब और मत लड़ो। और कॉन्गो में किसने मीडिएट कराया था? यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने। ये आपको याद रखना है, ओके। और जैसे जैसे एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर बढ़ते गए, मतलब कि जैसे जैसे मतलब जगह जगह पे इनके अलायंस सिस्टम के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ती गई, वैसे वैसे लॉजिक ऑफ डिफरेंस स्ट्रॉन्ग होता गया। इसका क्या मतलब है कि मतलब वैसे वैसे सुपर पावर्स को अक्ल आती गई कि हम लॉजिक ऑफ डिफरेंस की वजह से न्यूक्लियर वॉर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम ये छोटी मोटी वॉर्स कर रहे हैं इनसे भी हमें ही नुकसान होने वाला है, हमें ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि छोटी मोटी वॉर से भी नुकसान तो उनको हो ही रहा था ना। तो जैसे जैसे ये एरेनास बढ़ते गए वैसे वैसे उनमें दिमाग आता गया कि अब हमें वॉर नहीं करनी चाहिए, और लॉजिक ऑफ डिफरेंस स्ट्रॉन्ग होता गया। अब क्या हुआ, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने ही एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए कंपटीशन के आड़ में बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स तो इकट्ठे करके रख लिए अपने पास। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन दोनों कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ दैट वॉर माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेंट, मतलब वॉर हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये जो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स इकट्ठे कर करके रख रहे हैं भर भर के, ये इन दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं, और वर्ल्ड के लिए तो ऑब्वियसली हो सकते हैं। कैसे? ईदर साइड माइट मिसकैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन पोजीशन ऑफ द अदर साइड, और अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो दूसरे साइड को कैसे पता चलेगा कि ये इनने इंटेंशनली नहीं किया है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और अगर कोई सोल्जर मिस्चीवियसली वेपन शॉर्ट ऑफ कर देता है तो अदर साइड को कैसे पता चलेगा दैट इट इज़ नॉट अ एक्ट ऑफ सैबोटेज, मतलब कि ये लड़ाई के लिए बुलावा नहीं है। तो दोनों के बीच में तो वॉर हो जाएगा। तो अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो दोनों कंट्रीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी और वर्ल्ड को तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो दोनों कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया कि ये अपने कुछ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करेंगे और लिमिट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये ट्रीटीज साइन करेंगे, ओके। कौन सी ट्रीटी? आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। तो इन दोनों साइड से 1960s से लेकर 3 इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ट्रीटीज साइन की थी टू लिमिट देयर आर्म्स। अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने के लिए इन्हें 3 सिग्निफिकेंट ट्रीटीज साइन की थी दोनों साइड्स ने। कौन कौन सी ट्रीटीज थी वो? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी में क्या था? जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना उनको टेस्ट करना पड़ता है। तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी बैंड दी टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द एटमॉस्फेयर, इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। ठीक है, मतलब कि अंडर वाटर कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हो सकता है, या फिर एटमॉस्फेयर में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हो सकता है, फिर आउटर स्पेस में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हो सकता है। तो कहाँ पे हो सकता है? अंडरग्राउंड हो सकता है, ओके। और जो नेक्स्ट ट्रीटी थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये बहुत फेमस ट्रीटी थी। और इसमें क्या था? इसमें लोगों ने एक डेट दे दी थी कि इसके पहले पहले जिसने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, जिस कंट्रीज ने, ठीक है, इसके बाद कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती है। तो इसको इंडिया ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। हम अपनी दूसरी वाली बुक में पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स की जो दूसरी सेकेंड बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस ट्रीटी को इंडिया ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। उसका नेक्स्ट ट्रीटी थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने पे रोक लगाई थी इसमें। और इन ट्रीटीज़ के बारे में डिटेल में डेट्स वगैरह के साथ आपके चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया है, आप वहाँ से इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। और 1-2 ट्रीटीज़ और दिए हैं, वो भी पढ़ लेना। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बाइपोलैरिटी क्या होता है। जो यूएसए और यूएसएसआर था उनने हमारे वर्ल्ड को बाइपोलर वर्ल्ड बना लिया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड ही तो कर दिया था हमारे पूरे वर्ल्ड को यूएसए और यूएसएसआर ने। अब ऐसे में जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, जिनको अभी अभी फ्रीडम मिला था ब्रिटेन से, फ्रांस से, कॉलोनियलिज्म से, तो उनके लिए तो ये थ्रेट था कि अब उन्हें फिर से किसी अलायंस को ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर से उनकी जो फ्रीडम है वो उनसे छिन जाएगी। तो ऐसे में जो नेम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उनने उनको एक थर्ड ऑप्शन ऑफर किया था कि तुम किसी भी अलायंस को ज्वाइन मत करो, ना यूएसए के अलायंस को ज्वाइन करो, ना यूएसएसआर के अलायंस को ज्वाइन करो,
तुम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन कर लो कि हम किसी के साथ किसी की भी अलायंस में नहीं हैं। ओके, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑफर्ड द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन ईदर अलायंस। अब नेम को फाउंड किसने किया था, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। कौन कौन थे, जिनमें से तीन ने मीटिंग की थी और 2 ने इस आइडिया को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। यूगोस्लाविया's जोसेफ ब्रोज टीटो, India's Jawaharlal Nehru, and Egypt's leader Gamal Abdel Nasser, who held a meeting in 1956. Indonesia's Sukarno and Ghana's Kwame Nkrumah strongly supported them, and these came to be known as the 5 founding members of नैम। तो ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे नैम के। नैम फाउंड होने के 3 रीजंस थे। कौन कौन से रीजंस थे, सबसे पहला रीज़न तो ये था कि इन 5 कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन फ्रेंडशिप थी वो था उसका रीज़न। सेकेंड रीज़न था कि जो कोल्ड वॉर के जो एरिनाज थे ना वो बढ़ते जा रहे थे, कोल्ड वॉर के वाइडनिंग एरिनाज, जो अलायंस सिस्टम के बीच में लड़ाई हो रही थी ना, दोनों पार्टीज़ की अलायंस के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही थी ना, उसके एरिनाज बढ़ते जा रहे थे। तो उससे स्मॉल कंट्रीज़ को तो नुकसान हो ही रहा था, वो फाइट कर रहे थे। तो इसीलिए नैम फाउंड हुआ था। और तीसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारी कंट्रीज़ इस टाइम पे डीकोलोनाइज हो रही थी, तो उनके लिए एक थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड करना था, नॉट टू जॉइन एनी अलायंस। ओके, अब जो नैम का फर्स्ट समिट था वो कब हुआ था, 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। और कितने मेंबर स्टेट्स ने उसको अटेंड किया था, 25 मेंबर स्टेट्स ने। एंड ओवर द इयर्स जो नैम की मेंबरशिप थी वो बढ़ती चली गई। अभी जो लेटेस्ट समिट हुआ था नैम का वो हुआ था अज़रबैजान में, 2019 में हुआ था वो। और उसमें 120 मेंबर स्टेट्स थी, 120 कंट्रीज़ ने उसको अटेंड किया था। और ये 18th समिट था नैम का। ये आपको अच्छे से याद रखना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नैम का प्रिंसिपल तो यही था कि किसी भी अलायंस को हमें ज्वाइन नहीं करना है, मतलब कि यूएसएसआर की अलायंस को भी हम ज्वाइन नहीं करेंगे और यूएसए की अलायंस को भी हम ज्वाइन नहीं करेंगे। पर जैसे जैसे नैम एक पॉपुलर इंटरनेशनल स्टेज पे पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन बन गया, वैसे वैसे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि नैम का प्रिंसिपल तो ये है कि हम किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो एक अलायंस ग्रुप ही तो बना रहे हो। तो नैम के मेंबर्स ने कैसे खुद को डिफाइन किया कि नैम इज़ नॉट अबाउट आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटी, मतलब कि नैम न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म को फॉलो नहीं करता है। आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी क्या होता है, आइसोलेशनिज्म मतलब कि जो कंट्री आइसोलेशनिज्म फॉलो करती है वो किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करती ही नहीं है, मतलब कि वो बिल्कुल अलग कर लेती है खुद को वर्ल्ड अफेयर्स से। तो नैम ऐसा तो था नहीं। इंडिया के जवाहरलाल नेहरू ने मीडिएट कराया था ना उस टाइम पे जब कोरियन वॉर में, तो ऐसा तो था नहीं कि उनने वर्ल्ड से खुद को एकदम अलग कर लिया था, आइसोलेशनिज्म फॉलो करने लगे थे। तो नैम वॉज नॉट अबाउट आइसोलेशनिज्म। और न्यूट्रलिटी को भी नैम फॉलो नहीं करता था। न्यूट्रलिटी मतलब कि जब कोई कंट्री न्यूट्रलिटी फॉलो करती है तब वो किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो नैम न्यूट्रलिटी को भी फॉलो नहीं करता था। तो नॉन अलाइनमेंट ने खुद को कैसे डिफाइन किया कि नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म। ओके, और वो कभी भी किसी भी अलायंस को, उसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कभी भी किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगी। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो भी कंट्रीज थी, जो भी इनकी मेंबर स्टेट्स थी, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज वर एलडीसीज। एलडीसीज क्या होता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जितनी भी कंट्रीज थी उनमें से मोस्टली कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में कैरेक्टराइज होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में मोस्टली कंट्रीज वही थी जिनको अभी अभी मतलब जो अभी अभी डीकोलोनाइज हुई थी, जिनको अभी अभी फ्रीडम मिली थी। इंडिया भी उनमें से एक था, उसको भी ब्रिटिशर्स से उसी टाइम पे फ्रीडम मिली थी। तो जब इंडिया को फ्रीडम मिली तब इंडिया भी इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड था और कंट्री में बहुत पॉवर्टी थी। तो इसलिए जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज थी उनमें से मेजॉरिटी कंट्रीज वर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड थी और उनकी कंट्री में पॉवर्टी भी था। अब
अगर उनको ट्रूली फ्री होना है तो उसके लिए उनको इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होंगी तो उन्हें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, उन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तो वो ट्रूली फ्री नहीं होंगी। अगर वो फ्री होने के बाद भी उन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं तो फिर ये फ्रीडम है ही नहीं ना। तो इसी रियलाइजेशन के साथ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का आइडिया इमर्ज हुआ। The challenge for the most of the non-aligned countries was to be more developed economically and to lift their people out of poverty. Without sustained development, a country could not be truly free. Okay. So, the idea of a new international economic order originated with this realization. अब जो ये इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कंट्रीज़ थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, इनको अपलिफ्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ओके, तो कब तैयार की गई थी ये रिपोर्ट? 1972 में। ये आपको याद करना है 1 मार्क्स के लिए। तो इसमें उनने कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए बोला, ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स की डिमांड की एलडीसीज को अपलिफ्ट करने के लिए। कौन सी रिफॉर्म्स थी वो? फर्स्ट इज गिव द एलडीसीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जो अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़, जो रिच कंट्रीज़ हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने से रोको और एलडीसीज को कंट्रोल दो ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब उनकी नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल उनको ही दो, वेस्टर्न कंट्रीज़ को अलाउ मत करो जिससे वो उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट द एलडीसीज कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअरर कंट्रीज। ओके, तो नेक्स्ट में ने क्या बोला कि जो एलडीसीज हैं उनको एक्सेस दो वेस्टर्न मार्केट में, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स लाके वेस्टर्न मार्केट में सेल कर पाए, जिससे उनके लिए ट्रेड और बेनिफिशियल हो जाए और प्रॉफिटेबल हो जाए। ओके, तो क्योंकि वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उनने ट्रेड बैरियर्स लगा के रखे थे, मतलब कि दूसरे लोग आके हमारे यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला कि उनको एक्सेस दो वेस्टर्न मार्केट में, जिससे एलडीसीज आके उनको वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए और उनके लिए ट्रेड और बेनिफिशियल हो जाए। नेक्स्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम दी वेस्टर्न कंट्रीज। मतलब हमें पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप्ड हैं, तो जो एलडीसीज वहाँ से टेक्नोलॉजी लेती हैं, टेक्नोलॉजी बाय करती हैं, उनके लिए जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करो। नेक्स्ट इज प्रोवाइड द एलडीसीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में मतलब उनका से बहुत कम था, एलडीसीज का से बहुत कम था। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनकी बात मानी जाती थी, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो एलडीसीज हैं उनको भी ग्रेटर रोल प्रोवाइड करो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में। ओके, अब जो नेचर था नॉन अलाइनमेंट का वो ग्रेजुअली चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? पहले नॉन अलाइनमेंट में इकोनॉमिक इश्यूज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, और जो फर्स्ट समिट हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, उसमें भी इकोनॉमिक इश्यूज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, उसके बारे में उतना डिस्कशन नहीं हुआ था। बट बाय 1970s नॉन अलाइनमेंट में इकोनॉमिक इश्यूज वर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, और उन पर बहुत डिस्कशन और उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ओके, अब बाय 1980s जो ये इनिशिएटिव था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, ये फेड हो गया। फेड क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द स्टिफ अपोजिशन। ओके, किसने किया अपोजिशन? अपोजिशन डेवलप्ड कंट्रीज ने किया ऑब्वियसली। इसमें इन्होंने क्या बोला था इस रिपोर्ट में कि उनको टेक्नोलॉजी, जो वेस्टर्न से वो टेक्नोलॉजी देते हैं उसका कॉस्ट रिड्यूस करो, वेस्टर्न मार्केट में एक्सेस दो उनको, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज पे, मतलब उनको नेचुरल रिसोर्सेज उनकी एक्सप्लॉइट मत करो, ये सब बोला था। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनने ये सब नहीं माना, और इसलिए ये जो इनिशिएटिव था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, ये फेड हो गया। ओके, अब मैं आपको एक बार बुक की लैंग्वेज में रीड करके बता देती हूँ इस टॉपिक को। ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज्ड टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इश्यूज। In 1961, at the first summit in Belgrade, economic issues had not been very important. By the mid-1970s, they had become the most important issues. By the late 1980s, however, the new international economic order initiatives had faded.
मेनली बिकॉज ऑफ द स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इंडिया एंड दी कोल्ड वॉर। अब हम इसमें देखेंगे जो ऑन गोइंग कोल्ड वॉर था उसमें इंडिया का क्या रोल था, क्या रिस्पॉन्स था। तो इंडिया का रिस्पॉन्स जो था वो टू फोल्ड था टुवर्ड्स दी ऑन गोइंग कोल्ड वॉर। कैसे था टू फोल्ड? एट वन लेवल इंडिया ने कोई भी अलायंस ज्वाइन नहीं किया, ओके मतलब कि किसी की भी अलाय में नहीं गया वो, क्योंकि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर था, पहले भी बताया है मैंने। तो उसने कोई भी अलायंस ज्वाइन नहीं किया। और सेकेंड लेवल पे जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी जो अलायंस में जा रही थी यूएसए और यूएसएसआर के, उनके उसके अगेंस्ट इंडिया ने अपनी वॉइस भी रेज की, मतलब कि उनको रोका कि मत जाओ। अब जो ये इंडिया की पॉलिसी थी किसी भी अलायंस को ज्वाइन ना करने की, ये ना तो नेगेटिव थी ना पैसिव थी, ओके। नेहरू जी ने भी ये क्लियर किया था कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे, मतलब कि वो वर्ल्ड अफेयर्स से दूर नहीं भाग रहे हैं जब, बल्कि वो तो वर्ल्ड अफेयर्स में एक्टिवली इंटरवेन करने के फेवर में हैं, ओके। और इंडिया के बहुत सारे लीडर्स ने, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कोल्ड वॉर की जो टेंशन्स थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, उनको कम करने की भी कोशिश की थी। दोनों सुपर पावर्स के बीच में मीडिएट कराया था, जैसे कि कोरिया का एग्जाम्पल भी दिया है। तो नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। नेहरू जी ने भी यही बोला कि हम वर्ल्ड अफेयर्स से दूर नहीं भाग रहे हैं, हम वर्ल्ड अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो ये इंडिया का नॉन अलाइंड पॉस्चर था, इसने इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व किया डायरेक्टली इन एटलीस्ट टू वेज। सबसे पहले तो जो इंडिया था वो नॉन अलाइंड पॉस्चर की वजह से इंटरनेशनल डिसीजंस ले सकता था, मतलब वर्ल्ड अफेयर्स में उसकी इंपॉर्टेंस थी, वो इंटरनेशनल डिसीजंस ले सकता था। एंड सेकेंडली इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अनदर, मतलब अगर एक सुपर पावर इंडिया को फॉर ग्रांटेड लेती है और मतलब उसको बुली करती है, बुक में बुली लिखा है, तो वो इट कैन टिल्ट टुवर्ड्स अनदर सुपर पावर, मतलब कि वो दूसरी सुपर पावर के साइड हो सकता है। अब जो ये इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, इसको टू वेज में क्रिटिसाइज किया गया था। सबसे पहले तो इसको अनप्रिंसिपल्ड बोला गया था और इसको इनकंसिस्टेंट बोला गया था। अनप्रिंसिपल्ड क्यों बोला गया था? कि उनका मानना था कि इंडिया कई बार क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज पर नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे कोई फर्म स्टैंड नहीं लेता है, इसलिए उसको अनप्रिंसिपल्ड बोला था। और इनकंसिस्टेंट क्यों बोला था? क्योंकि इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी, 20 ईयर्स ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। कब साइन की थी? इन 1971। याद रखना, इन अगस्त 1971 इंडिया साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ यूएसएसआर। तो सबने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था कि एक तरफ तो इंडिया बोलता है कि किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है, ना तो यूएसएसआर को ना यूएसए को, और दूसरी तरफ ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर रहा है यूएसएसआर के साथ, तो मतलब कि वो यूएसएसआर की साइड है। अब जो ये क्रिटिक्स थे जिनने क्रिटिसाइज किया था इंडिया की पॉलिसी को, इस पर इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला कि बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे इंडिया को कभी भी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उसने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की, क्योंकि उसे कभी भी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उसने फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन तो कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया तो वो कभी यूएसए से हेल्प नहीं मांगेगा। अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाएगा और उससे भी हेल्प मांगेगा। एंड एट दी एंड आपको ये बताया गया है कि जितनी इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट की थी उतनी अब नहीं है, और ग्रेजुअली उसकी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस कम होती गई है कोल्ड वॉर के बाद से, ओके। तो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, विच इज़ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कुछ दिनों के बाद इस चैप्टर के अपलोड करूँगी, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली उनके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जब भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।